आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 5th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 18 है। और आज हम इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, क्या सीक्वेंस होगा जिसे हम फॉलो करने वाले हैं, प्लस आपके एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है उसमें क्या समझाना चाहा है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड चैप्टर ओवरव्यू, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर ओवरव्यू में क्या देखेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है ये हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करेंगे, राइट। और इनके सब टॉपिक्स क्या क्या है, मतलब यहाँ पर जैसे कि हम बात करें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट। यहाँ पर हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट बेटा। तो सबसे पहले न्यूरल सिस्टम की हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि न्यूरल सिस्टम जो है ये बना होता है मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन, राइट। वहीं पर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करूं, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, कि हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है ये किससे मिलकर बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीएनएस, राइट। और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम पीएनएस कहते हैं, क्या कहते हैं, पीएनएस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, जल्दी बताइए। इसमें हम इंक्लूड करेंगे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, राइट। वहीं पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे किसको, जल्दी बताइए। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, जल्दी बताइए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, राइट बेटा। तो यहां पर
सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात करूं तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के अंदर हम और क्या पढ़ते हैं बेटा, यहां पर हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और क्या पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, ठीक है। यहां पर और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम यहां पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर, न्यूरॉन फाइबर्स, ठीक है। मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, यहां पर पढ़ेंगे हम एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स। तो हम यहां पर पढ़ेंगे एफरेंट फाइबर्स एंड क्या पढ़ेंगे, इफरेंट फाइबर्स। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने इसमें क्या पढ़ा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। यहां पर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन है, ब्रेन है, राइट। और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है और डोर्सली स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वो सब पढ़ेंगे। पेरिफेरल, पेरिफेरल, ठीक है। तो यहां पर पेरिफेरल में हम क्या पढ़ेंगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे इमरजेंसी में जो हमारे अंदर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और रेस्ट में जो न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट रहता है वो है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। वहीं पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स पढ़ेंगे, एफरेंट और इफरेंट, राइट। क्लियर है बेटा, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हम नेक्स्ट। ओके, चलिए, आई होप आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मेरे जितने भी अभी बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उन सभी ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा, राइट बेटा। तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन जो है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे यहां पर, राइट। न्यूरॉन स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन जो है ये किससे मिलकर बना होता है, हमारी सेल बॉडी, मतलब हमारी नहीं, न्यूरॉन की, जिसे हम साइटोन भी कहते हैं, राइट। उसके अलावा डेंड्राइट्स, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जल्दी बताइए, सेल बॉडी और साइटोन, डेंड्राइट्स, और पढ़ेंगे एक्सॉन, राइट। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सॉन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सॉन। राइट, इसमें हम पढ़ेंगे माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, राइट। ओके, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां पर पढ़ेंगे हम
यहां पर क्या पढ़ेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ nerve impulse, conduction of nerve impulse, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ ऑफ इम्पल्स, राइट, कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। इम्पल्स जो है इसका जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, राइट। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए जी, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो क्या होगा हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS, राइट। क्या पढ़ेंगे, CNS। CNS में हम पढ़ेंगे क्या बेटा, सबसे पहले ब्रेन की कवरिंग। क्या पढ़ेंगे, ब्रेन की कवरिंग, ठीक है, जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजिस, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस। और वो ब्रेन कवरिंग कौन कौन सी होगी जल्दी बताइए, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। आउटर को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, आउटर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। इनर को हम मिडिल को हम बोलते हैं एरिकनॉइड, और इनर को बोलेंगे हम पाया मैटर, ठीक है। कैसे याद रखना है इसका, निमोनिक क्या होगा, DAP। DAP सुना है आपने, राइट, DAP सुना है ना, एक फर्टिलाइजर होता है DAP, तो उसी से याद रखना है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर सब एरिकनॉइड स्पेस में हम देखेंगे आगे चल के, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि सब एरिकनॉइड स्पेस में क्या होता है बेटा, हमारा CSF फिल होता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, कि ब्रेन जो है इसको डिवाइड किया गया है is divided into 3 parts. राइट, पहला पार्ट कौन सा होगा बेटा, पहला होगा फोर ब्रेन, दूसरा होगा मिड ब्रेन, और थर्ड होगा हाइंड ब्रेन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया? तो ये सब चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जो करेंगे फॉलो, वो होगा हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, यहीं पर हम स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लेंगे, ठीक है, यहीं पर हम स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लेंगे। तो यहां पर हम स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, ये न्यूरॉन्स में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी पढ़ लेंगे, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, तो यहां पर हम वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी हम पढ़ेंगे कि कौन से हम बात करेंगे कि कहां पर किस स्टेज में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये तो हो गए हमारे टॉपिक टू बी कवर्ड जो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने में फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमें क्या समझाना चाहता है उसे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, राइट। एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. What is coordination, right? तो मैं क्या बोलूं कि बेटा मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, राइट, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ओके। तो जैसे मैं बात करूं ऑर्गन की, तो देखिए मेरी आई एक ऑर्गन हो गई, नोज मेरा एक ऑर्गन होगा, ईयर मेरे एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है बट है तो ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद मैं स्टमक की बात करूं, ऑर्गन हो गया, ईसोफेगस, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ठीक है, गॉल ब्लैडर, इतने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि ह्यूमंस में या हम जैसे ही एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो हम उन सभी की बात ना करके अभी हम ह्यूमन की बात करेंगे कि ह्यूमन जो है ये क्या है बेटा, हायर एनिमल है। क्या है, हायर एनिमल है। वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स है उनमें भी, मैमल्स में भी हायर एनिमल कौन है बेटा, हमारे ह्यूमंस, ठीक है। तो हम ह्यूमन की बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में जो न्यूरल सिस्टम होता है ये कोऑर्डिनेशन का काम कैसे कर रहा है, राइट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने सुना होगा, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहा है। सो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर प्रेजेंट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब मैम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन या ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम सिस्टम नाम देते हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं बेसिक से, तो क्या है, आपने सुना होगा कि उस कंपनी का सिस्टम अच्छा नहीं है, राइट, वहां का सिस्टम अच्छा नहीं है, वो मतलब इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो क्या, नहीं, वहां सिस्टम जो है उसमें क्या है बताइए, ग्रुप ऑफ, जो हम बात करें इंडिविजुअल है, राइट, इंडिविजुअल का एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल का एक ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उस कंपनी को रन कर रहा है, उसे हमने सिस्टम का नाम दिया, ठीक है। तो अगर वहां का सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं करेंगे, वहां पर हम उस कंपनी के हर एक इंडिविजुअल को क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे कि भाई यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है। सिस्टम का अच्छा होने का मतलब ये है कि वहां पर करने वाले लोग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे, जिनका काम है उसे अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है बेटा। तो वैसे ही यहां पर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम वर्ड का मतलब है इस डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इस रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक से ज्यादा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, राइट। जैसे कि हम बात करें ह्यूमंस में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है रीएब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। वहीं पर नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर सभी का एक फंक्शन हो गया। अब मैम सिस्टम वाला वर्ड आया तो आप समझाइए। जैसे कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किसको भाई, माउथ को इंक्लूड करते हैं। हमने बोला कि एंटीरियर ओपनिंग माउथ से लेकर एनस पोस्टीरियर ओपनिंग, ये पूरा क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं। क्या होती हैं, ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं, क्लियर है। तो हमने पढ़ा क्या भाई, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ इंक्लूड है। इनके साथ पैनक्रियाज भी इंक्लूड है, ठीक है। इसके साथ हमारा
लिवर भी इंक्लूड है। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं बताइए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। तो कितने सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा क्या बना रहे हैं, पूरा सिस्टम बना रहे हैं, राइट। इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, इस पर इसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम क्या है बेटा, किसी और का है। किसी और का मतलब है क्या, यहां पर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक दूसरे की किस में है भाई बताइए, ये कांटेक्ट में है, टच में है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं। मैम कैसे, समझ में नहीं आया। तो देखिए मैं सिंपल सी बात बोलूं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है बेटा, डाइजेशन करना है ना, एब्जॉर्प्शन करना। तो फूड का डाइजेशन करना और फूड का एब्जॉर्प्शन करना। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब ये जो क्या है भाई, किसी और से हाथ मिलाएगा, किसी और से हाथ किससे मिला रहा है बताइए, ये हाथ मिलाएगा किससे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। उससे पहले ये हाथ मिलाएगा हमारे किसके साथ बताइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हाथ रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्यों मिलाना जरूरी है, क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से मिलेगी हमें, सिंपल सी बात है, एनर्जी के लिए हमें क्या करना है बताइए, एटीपी चाहिए। एटीपी कहां से मिलेगा, हमारे ब्रेकडाउन करके। ब्रेकडाउन किस में होता है, रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन करा तो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उसी एनर्जी से हमने क्या करा बताइए, हमने क्या किया, डाइजेशन का काम किया। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि मैम डाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी मिल रही है किसको, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इसको ब्रेक करके अमाइनो एसिड से, राइट, हमारे फैट से, इनके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिल रही है। तो मैम ये तो डाइजेशन के थ्रू मिल रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, डाइजेशन के थ्रू ये मिल रहा है कंपाउंड, और इन्हीं को तोड़ के रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी दे रहा है कि भाई आगे भी आप काम कर पाओ। प्लस अब यहां पर मैम हमने बोला कि सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, वहां पर ब्रेक डाउन होता है, बट वहां तक ग्लूकोज पहुंचा कैसे, इसका काम हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम के पास। तो वहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से हाथ मिलाएगा कि भाई आपको क्या करना है, मैंने यहां पर ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, मैंने यहां पर ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिया, मैंने अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर दिए, मैंने यहां पर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्रोड्यूस कर दिए, बट अब इनको आपको सेल तक लेकर जाना है। तो सेल तक लेकर कौन जाएगा, हमारा ब्लड, जो कि किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इन सभी के फंक्शन को कंट्रोल करने की जो पूरा मैं बात करूं, भार किसके पास है बताइए, ये सारे जो कंट्रोल है किसके पास है, नर्वस सिस्टम के पास। इनके ऊपर कोई भी अगर दबाव डालना है कि भाई आपको ज्यादा काम करना है या अभी आपको कम काम करना है, कैसे काम करना है, कब कितना काम करना है, इसका कंट्रोल हमारे किसके पास है, न्यूरल सिस्टम के पास, राइट बेटा। तो यहां पर इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, राइट। क्या, कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कब उसे कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं बात करूं कि भाई मुझे भागना है, अभी भागना है तो मुझे ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ाऊंगी तभी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। तो यहां पर ब्रीथिंग रेट भी बढ़ाना है, ब्रीथिंग रेट बढ़ाना, यहां पर हार्ट बीट बढ़ाना, ये जो है इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम, राइट। तो देखिए पंप करने का काम किसका है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन इनहेल करने का काम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, बट इन्हें कब बढ़ाना है, कब नॉर्मल करना है, कब जो है ये किसके हाथ में, हमारा बताइए, नर्वस सिस्टम के हाथ में। किसके हाथ में, नर्वस सिस्टम के हाथ में, राइट बेटा। तो ये क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है ना, क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, देखिए यहां पर होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है बेटा, होम्योस्टेसिस का मतलब है स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी सिस्टम needed for
for survive and perform body function correctly. या मैं सिंपल बोलूं, हमें हमारा इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। ठीक है, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए बेटा। करेक्टली, या मैं बोलूं और कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन आपने ऑलरेडी अभी मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? यहां पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जो है यहां पर एक दूसरे का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो करते हैं, और प्लस फिर सभी का एक कॉमन फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पैनक्रियाज है वो अलग जो जूसेस है वो सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। लिवर का काम अलग हो गया, बाइल का सिक्रीशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनका सिक्रीशन होता है कहाँ पर? जल्दी बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, वहां पर ये क्या करते हैं? डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं किससे? बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम से। और किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। वो बाइल का सिक्रीशन करके हेल्प कर रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करके हेल्प कर रहा है। राइट, सभी का फंक्शन अलग अलग है। मतलब मैं बोलूं एक पूरी जो हमारी कंपनी है, तो कंपनी में हर एक इंडिविजुअल का काम अलग अलग है, बट सारे के सारे मिलकर एक कंपनी को रन कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर अपना एक पर्टिकुलर अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर काम मिलकर एक ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो अलग काम कर रहा है, HR वाले जो है अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में भी हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया सभी को। ठीक है, HR अपना काम कर रहा है, फाइनेंशियल टीम अपना काम कर रही है। ठीक है, जो बाकी SEO है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, बट सारे के सारे जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स का फेस है। ठीक है, वो सारे के सारे क्या? मैग्नेट ब्रेन्स को चला रहे हैं, है ना। सभी क्या है भाई? हमारा काम क्या, हमारा उद्देश्य क्या है? कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। तो सभी उसी के लिए काम कर रहे हैं ना। सभी क्या कर रहे हैं बेटा? उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि सारे ऑर्गन्स जो है मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनका एक इंडिविजुअल फंक्शन भी है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. Right बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, आप सभी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या आप जिम जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। सिंपल सी बात है। अब भाई मैं पुशअप्स मार रही हूँ, या डंबल उठा रही हूँ, या स्क्वाट्स कर रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? या मैं रनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी मसल्स यूज हो रही है, मसल की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। राइट, इन फिजिकल एक्सरसाइज में मेरी मसल की एक्टिविटी इंक्रीज हुई है? नहीं? जल्दी बताइए। बिल्कुल इंक्रीज हुई। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लास्ट ही चैप्टर हम पढ़ के आए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमने बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक ATP का यूज होता है। ठीक है, अगर हम बहुत लंबे समय तक मसल से काम ले रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। बिल्कुल भाई,
है ना, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, मैं भाग रही हूँ, ठीक है। अब भागूंगी तो आपने कभी खुद नोटिस किया होगा ये चीज कि आप जब भाग रहे हो, आपके पीछे सपोज कुत्ता लग गया, ठीक है, तो पीछे डॉगी भाग रहा है, आप भाग रहे हो आगे आगे, ठीक है। तो भाई अब जब भाग रहे हो उससे बचने के लिए तो आप देखते हो, आप हाँफने लगते हो, ठीक है, आप हाँफने लगते हो। जब आप रोकोगे, ठीक है, उस टाइम पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको तो ये दिख रहा होगा कि मेरे पीछे डॉगी लगा हुआ है, बस मुझे किसी तरीके से भागना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बट जैसे ही आप रुकोगे, जैसे ही आपको सेफ प्लेस मिलेगी, तो आप क्या रियलाइज करोगे कि भाई बहुत तेज तेज सांसें चल रही है, लंबी सांसें चल रही है, प्लस आपकी हार्ट बीट्स भी तेज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी, क्योंकि आप जब दौड़ रहे हो तो आपके पैर की मसल्स को, ठीक है, आप हाथ भी तो मूव कर रहे हो, तो हाथ मूव कर रहे हो, तो यहां पर हाथ की मसल भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, प्लस आपके लेग्स की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उस एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन कराना चाहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो ऑक्सीजन कहां? रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के थ्रू मिलेगा, तो ज्यादा सांस लेंगे हम, राइट, ज्यादा इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, इसीलिए सांसें जल्दी जल्दी चल रही है, काफी लंबी सांसें नहीं चलती, हमारी सांसें लंबी नहीं चलती, हमारा रेट बढ़ता है ना, यहां पर नंबर बढ़ता है, ड्यूरेशन नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है, ऐसे सांस नहीं लेते आप, लेते ज्यादा सांसें लोगे ना आप, ठीक है, इससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए। अब भाई ऑक्सीजन जा रही है, अब हमारे किसको ऑक्सीजन की जरूरत है? सेल्स को, मसल सेल को हमारी ऑक्सीजन की जरूरत है। इसको सप्लाई करने का काम किसका है? बताइए, ब्लड का। तो यहां पर हार्ट जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करेगा, मतलब हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होगा, राइट बेटा। तो कैसे होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होता है और क्या, हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का क्या होगा? सप्लाई होगा, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिस्ट ऑन, राइट, तो उन्होंने क्या बोला? इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यही तो बोला अभी मैंने भी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अभी 12 से 16 हो रहा, पता चल रहा है 20 से 25 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट बीट रेट, ऑब्वियस सी बात है ना, हार्ट बीट रेट भी बढ़ जाएगा एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। हार्ट बीट रेट बढ़ रहा है, हार्ट बीट रेट बढ़ रहा है, तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को, बताइए क्या करना? पंप करना। ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा वाया ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? बताइए, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है, द एक्टिविटीज of nerves, lungs, heart, kidney gradually returns to their normal condition। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर ली तो अब ऐसी ही रहेगी आपकी बॉडी, ठीक है, कि बहुत लंबी लंबी क्या है बताइए, सांसें जो है बहुत ज्यादा चल रही है ना, रेट बढ़ गया, हार्ट बीट रेट बढ़ गया, ब्लड का फ्लो बढ़ गया, ऐसा नहीं। जब तक आप कर रहे हो तब तक होगा, जैसे ही आपने स्टॉप करी एक्सरसाइज तो धीरे 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 वो नॉर्मल पर आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप अपनी बॉडी को नॉर्मल पर छोड़ दोगे, ठीक है, जैसे ही आपने भागना बंद किया तो तुरंत, जैसे ही भागना बंद करोगे आप, ऐसा नहीं कि तुरंत से हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम पे आएगी। तुरंत तो आप जब देखोगे, फील करोगे तो आपको बहुत तेज दिखेगी कि हार्ट बीट जो है काफी फास्ट चल रही है ना, हम जो ब्रीथिंग है वो भी काफी फास्ट कर रहे हैं। बट धीरे धीरे आप जैसे 5 मिनट 10 मिनट बाद आप देखोगे तो रेट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी देखिए, दस द फंक्शंस ऑफ मसल, राइट, तो इनका क्या कहना है बेटा? फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल्स,
kidney and other organs are coordinated while performing फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। तो यहाँ पर मसल का, लंग का, हार्ट का, ब्लड वेसल का, किडनी का और दूसरे ऑर्गन्स का फंक्शन जो है, ठीक है, वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। किसमें बताइए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट बेटा, तभी तो है ना। मसल का कॉन्ट्रैक्शन का काम है, लंग्स जो है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा, हार्ट जो है ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा, ब्लड वेसल जो है ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा, किडनी जो है, अब सिंपल सी बात है, ज्यादा ब्रेक डाउन होगा तो ज्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, है ना। तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of organs so that they function in a synchronized fashion, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहां पर क्या बोल रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर दो ऐसे ऑर्गन्स है जो कि क्या करते हैं बताइए, दो जो कि जुड़ते हैं, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर ऑर्गन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, इनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने का काम हमारे दो सिस्टम का है, एक तो न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो आपने सुना होगा कि नर्वस सिस्टम जो है और हार्मोन्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को फास्ट या स्लो करते हैं, राइट बेटा। तो ये हमारे फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो हम इस चीज को एक ब्लैंक स्लाइड पर समझ लेते हैं कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये कैसे हमारे अंदर ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, राइट बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, एनिमल किंगडम की। तो आप सभी ने एनिमल किंगडम पढ़ा है ना। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम में हमने क्या पढ़ा था, एनिमल किंगडम के अंदर हमने फाइलम्स पढ़े थे, ठीक है। फाइलम में भी हमने क्या पढ़ा था बताइए, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में भी हमने क्या पढ़े थे, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी हमने क्या पढ़ा था बताइए, हमारे मैमल्स। मैमल्स में भी, हायर मैमल्स में हमने पढ़ा था ह्यूमन, ठीक है। किसका पढ़ा था, ह्यूमन। तो हमने क्या बात करी है बेटा यहाँ पर, ह्यूमन की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन सा फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी कौन, वर्टिब्रेट्स, राइट, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी कौन, मैमल्स। मैमल्स में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की। किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की। तो ह्यूमन में क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ह्यूमंस में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही पढ़ा था हमने, राइट बेटा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। और क्या प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्या पढ़ा था हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम,
राइट। और क्या पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था जल्दी बताइए? एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इन सभी के फंक्शन को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। इन सभी के फंक्शन को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है जल्दी बताइए? कोऑर्डिनेशन। राइट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर क्या होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब? The process by which one या two or more organ interact and perform function, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेशन का काम किस किस का है बेटा? दो सिस्टम का। एक हो जाएगा हमारा क्या, एक हो जाएगा न्यूरल सिस्टम, दूसरा कौन होगा? ये कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका? एक तो न्यूरल सिस्टम का, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का। राइट बेटा। तो ये दो सिस्टम जो है ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की मैं बात करूं हाँ जी, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरल सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरल सिस्टम की। ठीक है। दूसरा सिस्टम कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम। राइट। अब मैं बात कर रही हूं किसकी? न्यूरल सिस्टम की। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन? हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूरल सिस्टम की। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। राइट। क्या बोलेंगे हम? न्यूरॉन्स, या हम क्या बोलेंगे? नर्व सेल। और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होते हैं? हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन? हार्मोन जो कि ब्लड में क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। हार्मोन जो कि रिलीज होते हैं कहां पर? रिलीज इन ब्लड। ठीक है। हार्मोन रिलीज इन ब्लड। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात करते हैं ये दोनों कैसे फंक्शन करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारे अंदर जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर कंट्रोल तो करता है। तो हमारे बॉडी में जैसे कि अभी हमने देखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को इमरजेंसी कंडीशन में यहां पर ब्रीदिंग का रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया। किसने? नर्वस सिस्टम ने, है ना।
सेम काम किसका होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी, मतलब हार्मोन्स का भी। कैसे मैम, देखिए मैंने अभी बोला कि डॉगी पीछे लग गया या शेर लग गया, तो आप सिंपल सी बात है उसके सामने खड़े होके ये तो नहीं बोलोगे भाई कैसे हो यार, तुम्हारी जिंदगी में सब सही तो चल रहा है ना, मस्त मजे है ना, है ना, आज शिकार हुआ कि नहीं हुआ, आज हिरण पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ऐसे तो नहीं बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे बोलोगे तो वो आपको ही शिकार बना लेगा। तो आप क्या करोगे, इसको देखकर भागोगे, है ना, डॉगी को देखकर भागोगे। तो ये इमरजेंसी कंडीशन हो गई, फ्लाइट और फाइट फ्लाइट फेयर वाली कंडीशन में हम इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। या मैम ने बोल दिया आज आपका सरप्राइज टेस्ट है 70 मार्क का, तो मैम ने सरप्राइज दे दिया, अब आपको इस टाइम पे क्या होगा भाई, डर लगेगा ना कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैम डांटेंगी, है ना, मैम पिटाई कर देंगी। तो सिंपल सी बात है, ये इमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई। तो आपका नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, प्लस आपके जो इमरजेंसी हार्मोन है जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये क्या होंगे, रिलीज होंगे कहां पर, ब्लड में, और आपके बॉडी के फंक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे ही यहां पर दोनों का क्या होता है, काम चलता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं यहां पर पहला पॉइंट क्या हो गया, दोनों में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। इधर भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, वहां पर भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। तो यहां पर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन फाउंड। ओके, यहां पर भी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन फाउंड होता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन फाउंड। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन किसकी वजह से होता है बेटा, न्यूरॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, न्यूरॉन्स, और यहां पर हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, हॉर्मोन्स कहां पर, ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया। और क्या काम होता है बेटा, यहां पर जो रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है। यहां पर रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला, फास्ट रिस्पॉन्स, है ना। अब सिंपल सी बात है, देखिए मैंने क्या करा, एक पिन ली या इंजेक्शन लिया और आपको प्रिक कर दिया, ठीक है, आपको गड़ाया, तो तुरंत आप हाथ को पीछे करोगे या मैं लेकर आऊंगी, मैं टच भी नहीं कर पाऊंगी, इससे पहले आपने हाथ पीछे कर लिया। ये किस वजह से हुआ, नर्वस सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से। फास्ट रिस्पॉन्स किसने शो किया, नर्वस सिस्टम ने। ऐसा एंडोक्राइन सिस्टम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हार्मोन, भाई हार्मोन कब काम करेगा, जब आपको गड़ जाएगी, चोट लग जाएगी, फिर रिस्पॉन्स पहुंचेगा, आपकी ग्लैंड सिक्रीशन करेंगी, वो बहुत अलग बात हो जाएगी। ठीक है, बट जब आपकी बॉडी को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए, हमारा न्यूरल सिस्टम, ना कि एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो फास्ट रिस्पॉन्स या क्विक रिस्पॉन्स के लिए, फास्ट या क्विक रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा न्यूरल सिस्टम। यहां पर स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स फास्ट तो होते हैं बट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये स्लो तो होते हैं बट लॉन्ग लिव्ड होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन है जब तक ब्लड में प्रेजेंट होगा उसका जो क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है वो दिखेगा। ठीक है, उसका जो भी एक्टिविटीज है वो दिखेगी, बट यहां पर तुरंत जैसे इंपल्स पहुंचा, काम हुआ, खत्म। ठीक है, तो यहां पर फास्ट रिस्पॉन्स तो है बट शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स। शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स, यहां पर कैसा है बताइए, स्लो एंड लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स।
राइट बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? और हम क्या बात करेंगे यहां पर, ये क्या करते हैं, मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन एट एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन बोल रहे हम, ठीक है। और यहां पर ये क्या करते हैं बेटा, ये वाइड लोकेशन पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, क्योंकि ब्लड में वो तो हार्मोन रिलीज हो गया, ठीक है, अब उसके रिसेप्टर जहां पर प्रेजेंट होंगे वहां पर जाकर वो काम करेगा, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइड लोकेशन पर होता है और उसका एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जहां पर सिग्नल चाहिए होते हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। इन्होंने क्या बोला, जल्दी बताइए। ये वाला तो हो गया था हमारा, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया ना, यहां पर बेटा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। किसके लिए? क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। वहीं पर द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या बेटा, ये एक काम करो, यहां पर ऐसे लिख दो, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ना लिखकर आप लिख लो केमिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लो यहां पर, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन, ओके, थ्रू हार्मोन, ओके। वो सही नहीं बैठेगा इतना, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, ओके। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, राइट। तो हम यहां पर इस चैप्टर में ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे, ओके। और मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स। तो इन सभी की बात हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी, तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे, आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा जिसमें किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो
बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपकी थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अपील कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम आपको यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।